परिच्छेद 36। गिरधर लखनऊ आ जरूर गए, परंतु यहां उनका मन नहीं लग रहा था। अनिल द्वारा आत्महत्या की घटना उन्हें बार बार कचोटती थी। वे जब भी खाली बैठते, आंखों के सामने अनिल का उदास चेहरा आ जाता। बहुत कोशिश करके वे अपने आंसुओं को तो रोक लेते, परंतु भीतर देर तक अनिल की याद में रोते रहते। उन्होंने अपने मन को समझाने की खूब कोशिश की। जो होना था हो गया। उनके इस प्रकार अफसोस करते रहने से अब अनिल वापस थोड़े ही आएगा। शायद वो इतने दिनों की उम्र लेकर ही आया था। मृत्यु पर भला किसका वश है। फिर वे अपने ही तर्कों को काटने लगते। अनिल अपनी मौत नहीं मरा, उसने परेशान होकर अपने आप को मार डाला। किसी बीमारी या दुर्घटना में वो मर जाता तो वे उसे नियति मानकर अपने कलेजे पर पत्थर रख लेते, परंतु इस प्रकार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेकर अनिल अपना जीवन समाप्त कर लेगा, ये बात गिरधर ने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। अनिल ने अपनी परेशानियां कई बार उन्हें खुलकर बताई थी, लेकिन उन्होंने ही उसकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया। वे यदि कमर कस लेते तो शिवप्रसाद से बातचीत करके अनिल की समस्या का कोई न कोई हल निकाला जा सकता था, परंतु उन्होंने उस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। उन्हीं की गलतियों का परिणाम है कि अनिल अब इस दुनिया में नहीं है, चला गया सबको छोड़कर सदा के लिए। ऐसे विचारों की श्रृंखला लगातार गिरधर के मन को मथती रहती है। वे इस मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने आप को बहुत व्यस्त रखते हैं। पोता और पोती सुबह शाम पढ़ाने बैठ जाते हैं, देर तक अखबार पढ़ते हैं, खाली समय में बाहर घूमने निकल जाते हैं, लेकिन भीतर जैसे कोई घात लगाए बैठा हो। जरा सा संयम कम हुआ, थोड़ी सी फुर्सत मिले कि भीतर चेतना के पर्दे पर लाल काली परछाइयां उभरने लगती हैं। 2 साल पूरे हो गए उस घटना को बीते। उन्हें लगता जैसे कल की ही बात हो। वे अपने मन की पीड़ा किसी से नहीं कहते, जानकी से भी नहीं, बस अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन से निराशा हो गई है। उन्हें लगता है वे जीवन में कुछ कर नहीं पाए। आजादी के आंदोलन में अपनी पढ़ाई छोड़कर शामिल न हुए होते तो आज एक बड़े अफसर होकर रिटायर होते। घर वालों की जिद के कारण क्रांतिकारियों का साथ छोड़कर समाज सेवा में लगे तो उसमें भी असफल रहे। वे क्या कर पाए बीजापुर में? सांप्रदायिक दंगे हुए, सिद्दीकी चाचा को गांव छोड़कर जाना पड़ा। जातिवाद के जहर को वे कहां रोक पाए? अब तो वो चारों ओर खूब फैला है। किसानों का संगठन बनाकर उनके हितों के लिए संघर्ष किया, उस क्षेत्र में भी उन्हें खास सफलता न मिली। फिर सक्रिय राजनीति में कूदे। सोचते थे उनके पुराने कार्यों को देखते हुए पार्टी में लोग उन्हें हाथों हाथ लेंगे, परंतु वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने ही पार्टी में वे हाशिए पर धकेल दिए गए और अंत में उसी पार्टी ने जिसके सदस्य कभी देश की आन बान के लिए मर मिटे थे, उन्हें एक डकैत के हाथ मजबूत करने के निर्देश दिए। मदन आज एक बड़ी कंपनी चलाते हैं, श्याम बड़े अफसर हैं, राधे केंद्र में मंत्री हैं, और गिरधर आज कुछ भी नहीं। वे एक मामूली से आदमी होकर रह गए। यही हीन भावना उनके भीतर दिनों दिन घनी होती जा रही है। वे इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अपने मन को बहुत समझाते हैं, पर उनका मन शांत नहीं होता। आत्मविश्वास चुकता जा रहा है। बीजापुर में लखेरा यादव ने चुनाव के पहले पार्टी बदलकर दूसरी जगह से विधानसभा चुनाव जीता। किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत न होने के कारण प्रदेश में मिलीजुली सरकार बनी, जिसमें पुन्नी सिंह यादव और लखेरा दोनों कैबिनेट मंत्री बने। लखेरा को गिरधर ने पढ़ाया है और पुन्नी सिंह चुनाव के दिनों में आशीर्वाद लेने उनके घर आया था। लखनऊ में रहते किसी समारोह में गिरधर का दोनों से अलग अलग सामना भी हुआ, परंतु मंत्रियों ने उन्हें नहीं पहचाना। वैसे भी राजनेताओं का रोज सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, किस किस के चेहरे याद रहेंगे उन्हें। मदन ने 6 महीने पहले देहरादून के एक प्रतिष्ठित परिवार में रागिनी की शादी की थी। लड़के ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिली
तो उसने अपनी फैक्ट्री डालने की योजना बनाई, जिसके लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। घर में रागिनी पर दबाव डाला जाने लगा कि वो अपने पिता से 20 लाख रुपए मांग कर लाए। इस बात को लेकर पति पत्नी में काफी झगड़ा हुआ। रागिनी घर छोड़कर कानपुर आ गई। अब अदालत में तलाक का मुकदमा चल रहा है। आशीष जब अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो मदन ने उसे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। आशीष पहले बात बात पर जेब से छुरा निकाल लिया करता था, अब पिस्तौल दिखाकर किसी को भी धमकी देता है। पिछले दिनों सेतु निगम में एक बड़े पुल का टेंडर निकला। कई पार्टियां इस टेंडर को लेना चाहती थी। टेंडर डालते समय खूब झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, फिर गोलियां चल गईं। 2 आदमी मर गए। आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है कि उनके आदमियों ने ये हत्याएं करवाईं। कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है। आशीष जमानत पर रिहा है। मामला कोर्ट में है। मदन अपने बेटे को बचाने के लिए रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं। शाम, अब सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। नवीन ने डिग्री लेने के बाद अमेरिका में शादी कर ली। मेरठ में माता पिता को एक पत्र लिखकर उसने इस बात की सूचना भेज दी थी कि शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई, इसलिए समय पर वो लोगों को यहां नहीं बुला सका। एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई है। जल्दी बहू के साथ आपका आशीर्वाद लेने मेरठ आएगा। शादी के 2 साल बाद वो अपनी अमेरिकन पत्नी के साथ मेरठ आया। 1 सप्ताह तक यहां रहा, फिर वापस अमेरिका चला गया। श्याम और पुष्पा लड़के और बहू की ही सुनते रहे। अमेरिका में ये है, वहां वो है, यहां उनके लायक कुछ भी नहीं। श्याम नवीन से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर सोच सोच कर ही रह गए, कह कुछ नहीं पाए। उनका सपना था कि बेटा बहू यही रहें उनके साथ, वे अपने नाती पोतों को गोद में खिलाएं। ये सब कहने का अब कोई मतलब नहीं था। नवीन ने अमेरिका में शादी कर ली है, उसकी नौकरी भी वहीं है, अब वो यहां क्यों आएगा? हाँ, जाते समय नवीन बहुत सारे रुपए मम्मी डैडी को जरूर दे गया। दिव्या ने मुंबई में जे स्कूल से अपना कोर्स पूरा कर लिया। अब वहीं फिल्मों में अभिनय के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ टीवी सीरियलों में उसे अवसर मिले थे, परंतु उसका सपना एक बड़ी स्टार बनने का है। इधर 1-2 फिल्मों में भी उसे काम मिला है। वो साल में बस 1-2 बार मेरठ आती है। श्याम और पुष्पा ने उससे शादी करके घर बसा लेने के लिए कहा। वो साफ मना कर देती है। उसका कहना है, शादी करके वो किसी की गुलामी नहीं करना चाहती। आजकल बहुत लोग अविवाहित रहते हैं। शादी करके किसी बंधन में बंध जाना उसे गवारा नहीं। विवाह जैसी परंपरा अब अप्रासंगिक हो गई है। उससे शादी की बात करो तो वो उसके विरोध में ढेर सारी दलीलें प्रस्तुत करते हुए भाषण देने लगती है। श्याम उसके तर्कों कुतर्कों से परेशान है, पर कर कुछ नहीं पाते। राधे को ये 3री बार हार्ट अटैक हुआ। वे अमेरिका जाकर फिर इलाज कराए। डॉक्टरों ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, अब आपको ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए, मानसिक तनाव से बचिए, ज्यादा दिन जीना है तो घर में रहिए। इधर उनकी पार्टी में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पार्टी में विरोधी गुट के कई वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के प्रकरण में बुरी तरह फंस गए। हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ चुका है। इस स्थिति में थोड़े बहुत जोड़ तोड़ के बाद राधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अशोकनगर में दीपक ने अपनी फैक्ट्री का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। बहुत कम समय में ही उसने अशोकनगर में अपने नाना की तरह प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। कई बार राधे का मन होता कि राजनीति से संन्यास लेकर बेटे के पास अशोकनगर जाकर रहें। फिर उनके प्रशंसक, पार्टी के नेता और सलाहकार आकर उन्हें समझाते, भैया अब तो आपका प्रधानमंत्री बनना तय है, विरोधी गुट काफी कमजोर हो गया है, थोड़े से लोग और हमारे साथ आ जाएं तो आपका रास्ता तो बिल्कुल साफ है। ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के अगले अधिवेशन में आपको ही नेता चुना जाएगा। राधे को लगता, जब देश के सर्वोच्च पद की कुर्सी इतने पास है तब पीछे हटना ठीक नहीं।
राजनीति में आए हैं तो इसके शिखर पर एक बार जरूर बैठना चाहिए। ये सोचकर वे दुगने उत्साह के साथ अपनी योजनाओं में संलग्न हो जाते। पति की मृत्यु के बाद रेखा दिल्ली आकर अपने परिवार के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर त्रिपाठी का एक पत्र रेखा के नाम आया, जिसके साथ एक ड्राफ्ट संलग्न था। अनिल के विभाग से जो क्लेम की राशि प्राप्त हुई, उसे भेजते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने रेखा के लिए लिखा, बेटी, तुम्हारे जीवन में जो अपार दुख आया है उससे यहाँ हम सब भी बहुत दुखी हैं। जीवन में अब तुम्हें अपनी राह खुद तय करनी है। अपनी बिटिया का भविष्य संवारना है। तुम पढ़ी लिखी हो, यदि चाहो तो यहाँ तुम्हें स्टाफ नर्स की नौकरी में हम तुरंत रख सकते हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मुझे मालूम है तुम्हारे घर परिवार के लोग सर्वथा सुखी और संपन्न हैं। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भी यदि तुम नौकरी करना चाहो तो नियमानुसार यहां तुम्हें नौकरी मिल सकती है। पत्र का जवाब शीघ्र देना। आशीर्वाद सहित डॉक्टर त्रिपाठी। जिन नर्सों को वो हमेशा बुरा भला कहती रही, उसी पद पर वो नौकरी करेगी? कदापि नहीं। रेखा ने अपना निर्णय डॉक्टर त्रिपाठी को विनयपूर्वक लिखकर भेज दिया। शिव प्रसाद और गीता देवी भी बहु बेटियों के नौकरी करने के पक्ष में कभी नहीं रहे। उन्होंने भी मना कर दिया कि रेखा कोई नौकरी नहीं करेगी। इस घर में आखिर क्या कमी है? गाजियाबाद में शिव प्रसाद की कंपनी एक बहुमंजिली इमारत बना रही थी। उनकी कंपनी में यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, जिसमें तेजी से काम चल रहा था। नीचे की मंजिल के सभी खंड दुकानों के लिए नीलाम कर दिए गए थे। कई दुकानें उसमें खुल गई थी। ऊपरी मंजिल में कार्य प्रगति पर था। उस दिन तीसरे स्लैब में ढलाई का कार्य चल रहा था। दोपहर को अचानक भरभराकर पूरी स्लैब नीचे गिर गई। मलबे में 20 मजदूर तो दबकर तुरंत मर गए। 15 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। नीचे की दुकानों में रखे सामान का भारी नुकसान हुआ। जांच दल की रिपोर्ट आई। कंक्रीट में सीमेंट बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा था। शटरिंग का सामान बहुत कमजोर और पुराना था। दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी कंपनी पर है। तीनों भाइयों ने मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, परंतु नाकाम रहे। अंततः लाखों रुपए मुआवजे की राशि उन्हें भरनी पड़ी। इतने बड़े हादसे के बाद कंपनी की हालत बहुत खस्ता हो गई। शिव प्रसाद इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। एक रात हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद तीनों भाई कंपनी को फिर खड़ा करने के लिए दौड़ धूप कर ही रहे थे कि साल बीतने के पहले उनकी माता गीता देवी भी नहीं रही। परिवार के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया। अब तीनों भाई स्वतंत्र थे। उन्हें एक सूत्र में कसे रखने वाली लगाम अब नहीं थी। बहुत जल्द तीनों भाइयों में बची खुची संपत्ति का बंटवारा हो गया। अब समस्या ये थी कि रेखा और उसकी बेटी की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाए। इस बात पर तीनों बहुओं में बहुत खिचखिच हुई। अंततः 4-4 महीने रेखा एक एक भाई के संग रहे। इस निर्णय पर आकर बात ठहरी। ये सब देखते हुए रेखा के आंसू न थमते थे। वो अपने कमरे में चुपचाप घंटों रोती रही। छोटी बहन मधु अमेरिका में अपने पति के साथ खुश थी। रेखा ने ही अपने पति पर बार बार शक करते हुए अपने घर संसार में आग लगा ली। अब नर्स की नौकरी प्राप्त करने के लिए उसने डॉक्टर त्रिपाठी को प्रार्थना पूर्वक पत्र लिखा, परंतु वहां से उनका कोई जवाब न आया। पता नहीं डॉक्टर त्रिपाठी अब गोरखपुर में थे भी या नहीं। अंततः भाइयों के निर्णय को मान लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तीनों भाइयों के पास अलग अलग रहते हुए उसके दिन कट रहे थे। भाभियों ने उसकी हालत घर की नौकरानी जैसी कर दी थी। रेखा ने अपनी बेटी का नाम अरुणा रखा था। जैसे जैसे अरुणा बड़ी हो रही थी, उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती थीं। छोटे मोटे खर्चों के लिए उसके मामा उसे झिड़क देते थे। इस स्थिति में धीरे धीरे रेखा के जेवर, जिन्हें वो कब से छिपा कर रखे थे,
एक एक कर बिकने लगे। रेखा किसी भी तरह अपने भाई भाभियों की जली कटी सुनते हुए अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी। वो रात दिन अपने भाई भाभियों के घर में सब काम करती रहती ताकि कोई उसकी बेटी को कोई काम ना बताए जिससे उसकी पढ़ाई में बाधा पहुंचे। वो हमेशा अरुणा को सिर्फ पढ़ते हुए ही देखना चाहती थी। यदि उसकी पढ़ाई में लापरवाही हो गई तो फिर वो डॉक्टर कैसे बन पाएगी, यही चिंता उसे खाए जाती थी। तमाम सतर्कता के बावजूद अरुणा की मामियां उसे छोटे छोटे कामों के लिए डांटती रहती, जिसे सुनते हुए रेखा के आंखों में आंसू भर आते। उन्हें वो सबसे छिपाकर कोने में खड़े खड़े अपने आंचल से पोंछ लिया करती थी। गिरधर और जानकी जब से बीजापुर छोड़ लखनऊ रहने के लिए चले गए, तब से रमेश और उर्मिला पर घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी। माँ बाप जब घर में रहते हैं तब पता नहीं चलता कि वे घर का कितना अहम हिस्सा हैं। घर में उनकी उपस्थिति कितनी मूल्यवान थी, ये तो तब पता चलता है जब वे घर से कहीं चले जाते हैं। घर का बड़ा बरामदा अब खाली है। एक अजीब सूनापन वहां पसरा हुआ है। बाबूजी सुबह से अखबार लेकर वहां बैठ जाते थे। न जाने कितने बड़े बूढ़े और युवा उनसे मिलने आते। खेत खलिहान से लेकर राजधानी तक की वहां बातें होती रहती। उनके रहते बरामदे में हमेशा चहल पहल होती थी। अब वहां सन्नाटा भाएं भाएं बोलता है। जानकी जब यहां थी तब इस घर में रोज त्योहार था। घर में भले ही 4 लोग थे, पर उनके रसोई में रोज 8-10 लोगों का खाना बनता था। खाने के समय बरामदे में कोई बैठा है, पति से बातचीत चल रही है, पति के साथ उसके लिए भी खाना परोस दिया जाता। खेत से बगीचे से काम करने वाले जो भी घर आते, जानकी उन्हें बिना खाना खिलाए घर से जाने न देती। अब घर में बस 2 ही जन हैं, रमेश और उर्मिला। सच कितना सूना सूना लगता है घर। वर्षों से बीजापुर क्षेत्र में सिंचाई के आधुनिक साधन नहीं थे। फसल के दिनों में बस आसमान देखते देखते किसानों के दिन बीतते थे। समय पर बरसात हो गई तो फसल ठीक हुई, बेसमय बरसात हुई या बिल्कुल नहीं हुई तो फसल चौपट। बीजापुर के किसानों का यही नसीब था। बीजापुर पहले एक छोटा सा गांव था। कुछ सालों बाद यहां ब्लॉक खंड कार्यालय खुला। आबादी बढ़ती गई, बाजार बढ़ा, नई दुकानें खुली, बस स्टैंड बना, कॉलेज खुला, अस्पताल बना। अब तहसील कार्यालय भी खुल गया। इस प्रकार बीजापुर अब पुराना गांव न होकर एक छोटा सा कस्बा हो गया है। मुख्य सड़क के दोनों ओर नए नए मकान बनते जा रहे हैं। बस्ती के पास वाले खेत रिहायशी जमीन बनाकर किसान मकानों के लिए बेच रहे थे। खेत बेचकर दुकान खोलने की प्रवृत्ति किसान परिवारों में तेजी से फैल रही थी। खेती किसानी में लोगों का उत्साह दिनों दिन कम होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में रमेश को 2 एकड़ जमीन काफी थी। वहां पर एक छोटा सा गांव भी बन चुका था। एक आम के बगीचे के सहारे और 2 एकड़ खेत के सहारे उसको अपना परिवार पालना था। पर रमेश धुन का पक्का और बहुत मेहनती था। उसने संकल्प लिया था कि खेती किसानी करके ही वो अपना जीवन निर्वाह करेगा। उसने अपने पिता की राह पकड़ी। क्षेत्र के सभी किसानों को इकट्ठा करके उसने एक संगठन बनाया। अशोकनगर में एक लंबी रैली निकालकर उसने बीजापुर क्षेत्र में जल्दी ही लघु सिंचाई योजना शुरू करने के लिए जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। कई सालों से पर्याप्त राजनीतिक दबाव की कमी के कारण उस क्षेत्र की सिंचाई योजना, जो स्वीकृत थी परंतु उस पर कोई काम नहीं चल रहा था, किसानों की जागरूकता से जनप्रतिनिधियों में सक्रियता आई। इस प्रकार बीजापुर क्षेत्र में छोटे छोटे बांध बनाने का काम शुरू हो गया। रमेश अपने संगठन का सक्रिय नेता है। उसने बीजापुर क्षेत्र में किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। उर्मिला ने उसे घरेलू जिम्मेदारियों से पूरी तरह निश्चिंत रखा था। रमेश रात दिन अपने खेतों में, बगीचे में और किसानों के बीच काम करता रहा। 2 साल के भीतर ही बीजापुर क्षेत्र में छोटी छोटी नहरें दिखाई देने लगीं।
पिछले साल किसानों की खुशी देखते बनती थी जब पर्याप्त पानी मिलने के कारण रबी और खरीफ की दोनों फसलें कटकर उनके घर आईं। उस साल आमों में भी खूब बौर आए थे। गांव के जमींदार धीरेन्द्र कुमार सिंह अपनी हवेली महाविद्यालय को दान में देकर कलकत्ता में रहने लगे थे। उनकी बहुत सी जमीन अब भी गांव के आसपास थी, जिन पर अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे थे। किसी शुभचिंतक ने उन्हें जमीनों पर बढ़ते हुए अवैध कब्जों की सूचना भेज दी। बहुत दिनों बाद वे अपनी जमीनों के सब कागजात लेकर गांव आए। खेत, जमीन, सब कुछ बेचकर वे इस गांव से मुक्त हो जाना चाहते थे। वर्षों बाद रमेश ने उन्हें फिर देखा। अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। बाबूजी के साथ उनका बहुत उठना बैठना था। हिम्मत करके रमेश ने कॉलेज के पीछे तालाब के किनारे वाला वो मैदान, जो गांव भर के लिए घूरा था, उसे खरीदने की इच्छा दबी जबान से ठाकुर साहब के सामने रखी। उसे डर था कि इस समय बीजापुर में जमीनों के जो भाव चल रहे हैं, उसी दर से ठाकुर साहब यदि जमीन बेचेंगे तो वो उस जमीन को कभी नहीं खरीद पाएगा। इसलिए संकोचपूर्वक अपनी आर्थिक स्थिति का विवरण देते हुए रमेश ने अपनी बात उनसे कही। धीरेन्द्र कुमार को जब मालूम हुआ कि रमेश गिरधर गुरुजी का सबसे छोटा बेटा है और गांव में किसानों का संगठन बनाकर उनकी समस्याओं के लिए लड़ रहा है, तब उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई। उन्होंने रमेश को उसी कीमत पर, जिस कीमत पर रमेश ने कहा, वो जमीन जो लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में फैली थी, खुशी खुशी बेच दी। जमीन की रजिस्ट्री करते समय आधे पैसों की मदद मनोज ने की। अब रमेश का इरादा था कि पुराने घर के 2 कमरों वाले हिस्से को भी बेचकर इस नई जमीन पर रहने के लिए एक साधारण सा घर बना लिया जाए। उसने अपना ये इरादा मनोज को बताया। मनोज ने यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। सबसे पहले पूरे मैदान को साफ कराकर किनारे किनारे कंटीली मेहंदी की बाड़ लगाई गई। फिर बीचों बीच मिट्टी से ईंटों की जुड़ाई करा के 6 बड़े कमरे बनाकर ऊपर खपरेल की छत डाली गई। रमेश ने दोनों तरफ 2 बड़े बड़े बरामदे भी बनवाए। पीछे लंबी सी पर्ची बनाई गई। उसके बाद गायों के लिए उसने ओसारा भी बनवाया। इतना कुछ करते करते पूरे 5 साल बीत गए। हालांकि जब यहाँ 2 कमरे रहने लायक बन गए, तब पुराना घर बेचकर रमेश परिवार सहित यहीं रहने लगा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, कमरे बनते गए। अब रमेश के भी एक बेटा और एक बेटी है। परिच्छेद 36 समाप्त। परिच्छेद 37। दिसंबर की रातें बहुत ठंडी होती हैं। 17 दिसंबर की रात और ज्यादा ठंड थी। 8 बजे सबने एक साथ खाना खाया। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मनोज और शिवानी 10:30 तक सो जाते हैं। अतुल और कविता को तो खाना खाने के बाद ही ठंड लगने लगती है। वे रजाई में दुबक कर कुछ देर तक अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर जाने कब सो जाते हैं। दादी जब उनके कमरे की बत्ती बुझाने आती हैं, तब तक वे लोग खर्राटे लेने लगते हैं। उनकी किताबें बिस्तर से उठाकर अलमारी में जानकी ही रखती हैं। आज गिरधर का मन शाम से ही बहुत उदास था। वे आज दिन भर घर में ही थे। शाम को रोज बगीचे में घूमने जाते हैं, आज वहां भी नहीं गए। फिर भी उन्हें बहुत थकान लग रही थी, जैसे आज ही सैकड़ों मील पैदल चलकर आए हैं। रात के भोजन में रोज से 2 रोटी और थोड़ा सा चावल खा लेते थे। आज वे 1 रोटी से ज्यादा कुछ नहीं खा पाए। जानकी ने उनकी थाली में रोज की तरह आज भी थोड़ा सा चावल परोस दिया था। वो दाल लेने रसोई में गई, तब तक गिरधर ने आंगन में जाकर हाथ धो लिए। जानकी कुछ पूछती, इससे पहले ही गिरधर ने कहा, पेट भर गया है। आज 1 रोटी ने ही पूरी तरह तृप्त कर दिया। खाना खाकर वे रोज टहलने जाते हैं। आज नहीं गए। उनका गीता पढ़ने का मन हुआ। सामने रैक में लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य रखी है। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर वो किताब निकाली। बहुत दिनों से उस किताब को किसी ने छुआ तक नहीं था। किताब पर बहुत धूल जम गई थी। उन्हें आसपास कोई कपड़ा नहीं दिखा, तो उन्होंने अपने ही कुर्ते से उस पुस्तक को अच्छी तरह पोंछा। फिर उसे थामे
रजाई में घुस गए। तकिए पर सिर टिकाए अधलेटे होकर वे गीता पढ़ने लगे। मनोज ने दूरदर्शन पर समाचार सुने। शिवानी ने रसोई घर साफ करके सब बर्तन धुलने के लिए आंगन में रख दिए। जानकी गैस चूल्हे पर दूध गर्म करने लगी। दूध उबालकर उन्होंने गिलास में डाला, उसमें जरा सी चीनी मिलाई, चम्मच डालकर उसे हिलाया। फिर थोड़ी देर उसे ठंडा होने के लिए रखकर वे अतुल और कविता के कमरे में बत्ती बुझाने गईं। अतुल और कविता गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी किताबें पलंग पर बिखरी पड़ी थीं। जानकी ने किताबें उठाकर अलमारी में रखीं। सामने दीवार घड़ी पर उसकी नजर पड़ी। 10 बज गए हैं। उन्होंने कमरे की बत्ती बुझाई। फिर दूध का गिलास लेकर वे अपने पति के कमरे में पहुंची। गिरधर अपने चेहरे को किताब के बीचों बीच छुपाए चुपचाप लेटे थे। कमरे में एकदम सन्नाटा था। जानकी ने सोचा, शायद किताब पढ़ते पढ़ते सो गए हैं, परंतु ऐसा भी क्या सोना, कम से कम किताब तो चेहरे से हटा लेते। एक हाथ में ट्रे के ऊपर गिलास था, दूसरे हाथ से उन्होंने अपने पति के चेहरे पर से किताब उठा ली। किताब हटाते ही उनके मुंह से एक जोर की चीख निकली और दूध का गिलास फर्श पर गिर गया। उन्होंने देखा, उनके पति आंखें फाड़कर अपलक कमरे की छत को निहार रहे हैं। पति के शरीर को जोर जोर से हिलाते हुए वे दहाड़ मारकर रोने लगी। मनोज और शिवानी अभी सोए न थे। दौड़कर बाबूजी के कमरे में आ गए। उन्हें छूकर मनोज ने अच्छी तरह देखा। बिस्तर पर बाबूजी का बस शरीर भर था। बाबूजी तो जा चुके थे। अतुल और कविता नींद से जाग गए। आंखें मलते हुए वे भी दादाजी के कमरे में आ गए। मनोज और शिवानी चीत्कार मारकर रो पड़े। पड़ोसियों ने बगल के घर से इस प्रकार रोना सुना तो तुरंत कई लोग अपने अपने घरों से निकल कर आए। वस्तुस्थिति समझते किसी को देर न लगी। मनोज ने अपने आप को संभाला। फिर शिवानी से मां को संभालने के लिए कहकर वे आगे की व्यवस्था पर विचार करने लगे। पड़ोसियों ने उन्हें ढांढस बंधाया। फिर सबकी सलाह से बाबूजी को पूजा के कमरे में जमीन पर एक सफेद चादर में लपेटकर लिटा दिया गया। शिवानी ने उनके सिरहाने घी का दिया जलाकर रख दिया। मां जी को दूसरे कमरे में ले जाकर वो बार बार उनके चेहरे पर पानी से छींटे देने लगी। वे रोते रोते बेहोश हो जाती थीं। पानी के छींटे पड़ते ही क्षण भर को उन्हें होश आता, फिर जोर से रोने लगती और रोते रोते बेहोश हो जाती। अब तक पड़ोस की 4-5 औरतें और आ गईं। सब मां के कमरे में उनके पास बैठकर उन्हें और शिवानी को ढांढस बंधाने की कोशिश करने लगीं। अतुल और कविता अच्छी तरह जान गए थे कि दादाजी अब नहीं रहे। वे दोनों रोते रोते अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गए। पड़ोस के कई परिचित जन मनोज के पास बैठे। आगे क्या करना है, इस पर विचार कर रहे थे। तय यह हुआ कि सुबह टैक्सी करके बाबूजी को बीजापुर ले जाएंगे। दाह संस्कार बीजापुर में ही होगा। अभी रात में सभी नाते रिश्तेदारों को फोन पर सुबह बीजापुर पहुंचने की सूचना दे दी जाए। सबसे पहले मनोज ने यह दुखद समाचार बीजापुर में रमेश को सुनाया। वो फोन पर ही जोर से रोने लगा। मनोज ने उसे शांत होने के लिए कहा, फिर बताया कि हम लोग तड़के ही बाबूजी को लेकर बीजापुर की ओर रवाना होंगे। दोपहर तक वहां हर हालत में पहुंच जाएंगे। तुम गांव के सभी रिश्तेदारों और परिचितों को सूचना दे देना। इसके बाद मनोज ने एक एक कर मदन, श्याम, राधे और बिट्टो को रोते रोते ये समाचार बताया। सबने यही कहा, धैर्य मत खोना, हम अभी बीजापुर के लिए निकल रहे हैं। शिवानी ने कहा, दिल्ली में रेखा को भी खबर कर दो, घर की बहू है, उसे भी सूचना देनी चाहिए। मनोज ने दिल्ली में सुरेश के यहां फोन किया। संयोग था कि रेखा ने ही फोन उठाया। मनोज ने पिताजी के दिवंगत होने की खबर उसे सुनाई। वो